नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करते हुए सबसे पहले आपको बता दें, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी सिविल अस्पताल पहुंचे हुए थे, जहां पर उन्होंने जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। इस दौरान सीएम योगी ने कहा कि आज डॉक्टर मुखर्जी की पावन पुण्यतिथि है। आज ही के दिन 1953 को मुखर्जी ने कश्मीर मुद्दे पर अपना बलिदान दिया था। उनका बलिदान स्वतंत्र भारत का ऐसा बलिदान था जिसने उस समय पूरे देश को झकझोर कर रख दिया था। भारत माता की इस महान सपूत को मैं प्रदेशवासियों की ओर से विनम्र श्रद्धांजलि देता हूं। कश्मीर के बारे में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने जो एक आजाद भारत में नारा दिया था, एक देश में दो प्रधान, दो विधान और दो निशान नहीं चलेंगे, उस सपने को प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हमें साकार करने में मदद मिली है। यह देश आज कश्मीर विकास और समृद्धि की जिन नई ऊंचाइयों की ओर अग्रसर हो रहा है, जिसे अपनी आंखों से देख रहे हैं। मैं भारत माता के इस महान सपूत को, जिन्होंने राष्ट्रीय एकता और अखंडता के लिए अपना बलिदान दिया था, उनकी 122वीं पावन जयंती के अवसर पर विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। तो वहीं आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ ने हनुमंत धाम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल होकर मंदिर का शिलान्यास किया। इस दौरान सीएम योगी ने कहा है कि हमारे देव स्थल हमारी श्रद्धा का केंद्र बिंदु तो होते ही हैं, साथ ही ये भारत की आस्था के प्रतीक भी हैं और राष्ट्रीय एकात्मकता के स्थल भी हैं। आगे उन्होंने धर्म और राजनीति के जुड़ाव को लेकर के भी अपने विचार साझा किए। सीएम योगी ने कहा है कि धर्म के मार्ग पर राजनीति कभी बाधक नहीं बन सकती, बल्कि वो उसके संवर्धन और संरक्षण में अपना योगदान दे सकती है। उन्होंने बताया, हमारे देव मंदिर लोक कल्याण के माध्यम है, हमें इसे निरंतर उसी पथ पर लेकर जाना होगा। साथ ही उन्होंने कहा कि मंदिरों में आने वाले लोग भगवान की पूजा भी करते हैं और बिना किसी की जाति और भाषा पूछे उसे प्रसाद भी दिया जाता है, जिससे कोई भी भूखा ना रहे। सबको लेकर के जो लोग भारत की राष्ट्रीयता पर प्रश्न खड़ा करते थे, उन्हें ये नहीं भूलना चाहिए कि केरल में जन्म लेने वाले आदि शंकराचार्य देश के 4 कोनों में 4 पीठों की स्थापना करते हैं। राजनीतिक इकाइयां कहीं उसमें बाधक नहीं बनी। धर्म के मार्ग पे राजनीति कभी बाधक नहीं बन सकती। या इस देश के 12 ज्योतिर्लिंग हैं, 51 शक्तिपीठ हैं, अन्य महत्वपूर्ण जो धर्मस्थल हैं, ये वास्तव में केवल आस्था के ही केंद्र बिंदु नहीं है, बल्कि यह भारत की एकात्मता के भी प्रतीक है। हमारे देव मंदिर लोक कल्याण के माध्यम है, हमें उसे निरंतर उसी पथ पर अग्रसर करके लेके चलना होगा। देव मंदिरों में आने वाला कोई व्यक्ति भगवान की पूजा भी करे, लेकिन बिना उसकी जाति पूछे, बिना उसकी क्षेत्र भाषा पूछे कोई आता है, तो उस मंदिर की व्यवस्था से जुड़े हुए लोग जो भी प्रसाद ग्रहण करते हैं, हर एक आने जाने वाले लोगों को उसको भी देने का कार्य करेंगे, तो कोई व्यक्ति भूखों नहीं रहेगा। वहीं आपको बता दें कि यूपी सरकार 2.0 के दूसरे कार्यकाल के 100 दिन पूरे हो चुके हैं, जिसके बाद सभी मंत्री विभागवार अपने अपने विभागों के कार्यों का ब्यौरा साझा कर रहे हैं। इसी क्रम में आज डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए अपने विभाग का ब्यौरा पेश किया है। सीएम ने बताया कि डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ये कहते हुए नजर आए कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 1 लाख से ज्यादा आवास, जबकि मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत हमने 8000 से ज्यादा आवासों का निर्माण किया। तो वहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान डिप्टी सीएम ने सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव पर भी निशाना साधा है। क्या कुछ कहा, सुनिए। लोगों ने
29,13,000 परिवारों को रोजगार प्रदान करते हुए 9,95,00,000 मानव दिवस सृजित किए गए। इतने दिन का काम प्रदेश के अंदर करने का काम किया गया है और इससे उन परिवारों के सामने विशेष तौर से जो रोजगार का परिवार की जरूरत की जो समस्या थी उसको दूर करने में सफलता मिली। हम लोग उत्तर प्रदेश के अंदर हर लोकसभा क्षेत्र में 75 की संख्या 75 अमृत सरोवर निर्माण करने का काम कर रहे हैं। प्रदेश में इसके हिसाब से 6,000 होने चाहिए, लेकिन मुझे बताते हुए हर्ष हो रहा है कि हम लोगों ने उत्तर प्रदेश में 6,291 अमृत सरोवर पर कार्य प्रारंभ कर दिया है और प्रयास है कि हम लोग 15 अगस्त के आसपास सभी कार्य जितने लायक हो जाए इस दिशा में आगे बढ़ेंगे। श्री अखिलेश यादव जी सवाल उठाते हैं, उनके शासनकाल के समय से लेकर के 2022 तक चुनाव की हार का चौका लगा चुके हैं, 4 बार चुनाव हार चुके हैं और वो दावे करने लगते हैं, बातें ऐसी करने लगते हैं। मैं उनको सदन में भी ये बात कहा था कि आप अब मुख्यमंत्री नहीं हो, आप पूर्व मुख्यमंत्री हो, पूर्व मुख्यमंत्री के पुत्र हो, इसके सिवा आप कुछ नहीं हो। हम ग्राम विकास हो चाहे नगर विकास हो, युवाओं की दृष्टि से, महिलाओं की दृष्टि से, किसानों की दृष्टि से, बुजुर्गों की दृष्टि से जितना अच्छा काम देश में माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, प्रदेश में आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में हम लोग कर रहे हैं, ऐसा काम अगर अखिलेश जी किए होते तो 400 सीट का दावा करने वाले सिमट करके नहीं रह जाते। धन्यवाद। तो क्षेत्र में वाकई में अगर काम हुआ होता तो डिप्टी सीएम अपनी ही सीट न हार जाते। खबरों में आगे बढ़ते हैं। वहीं यूपी सरकार में कैबिनेट मंत्री जेपीएस राठौर ने भी सहकारिता विभाग का ब्यौरा दिया। उन्होंने कहा कि सहकारिता को केंद्र में अलग विभाग बनाया गया है, जिसके तहत 100 दिन में 5,000 करोड़ का लोन वितरित किया जा चुका है, जबकि 2017 से पहले पूरे साल में भी इतना लोन वितरित नहीं होता था। मंत्री जेपीएस राठौर ने कहा कि रामपुर और कन्नौज में 2 बड़े भंडारण सेंटर हमने बनाए। इसके अलावा किसानों को ड्रोन से भी यूरिया छिड़काव की व्यवस्था जल्द ही उपलब्ध करवाएंगे। 97% का भुगतान हम किसानों का कर चुके हैं। 2-3% केवल उन्हीं किसानों को बचा है जिनके खाते मिसमैच हो रहे हैं। तो इस तरीके से समय से किसानों का गेहूं का भुगतान भी हमारे विभाग द्वारा कराया जाता है। इसी तरह से अब बहुत सी जो चीनी मिले हैं, कोऑपरेटिव की भी चीनी मिल हैं, कुछ प्राइवेट भी हैं, जिनको हम अपनी बैंकों के द्वारा ऋण देते हैं। तो किसानों के जो गन्ना के भुगतान इसको वो समय से भुगतान कर सके, इसके लेकर भी हमने 560 करोड़ रुपया। तो बड़ी और अहम जानकारी आपको राजधानी लखनऊ से दे रहे हैं। आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम से ईडी की पूछताछ बदस्तूर जारी है। मनी लॉन्ड्रिंग केस में ईडी कर रही है पूछताछ। जौहर यूनिवर्सिटी निर्माण में मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप है। आजम खान की पत्नी तंजीन फातिमा से भी पूछताछ इस पूरे मामले पर होगी। ईडी ने रामपुर से भी मामले में दस्तावेज जुटाए हैं। आपको बता दें कि कल एमपी एमएलए कोर्ट में आजम खान जिस दौरान पेश हुए थे, उनसे पूछा भी गया था कि भाई कल ईडी ने आपको बुलाया है, क्या कहना है आपका। तो आजम खान साफ तौर पर कहते नजर आए कि एबीसीडी जो भी बुलाएगा उसके पास हम जाएंगे। और 150 केस दर्ज हैं साहब मेरे ऊपर, और क्या सारे केस हमारे लिए हैं? सारे केस क्या विपक्ष के लिए ही हैं? चलिए ग्राउंड जीरो का रुख कर लेते हैं। तौकीर किदवई हमारे साथ में जुड़े हुए हैं ग्राउंड जीरो से। तौकीर, क्या कुछ अपडेट है अब्दुल्ला आजम की आज पेशी, और साथ में ये भी कहा जा रहा है कि आजम खान की पत्नी तंजीन फातिमा भी इस पूरे मामले में पेश होंगी, उनसे भी पूछताछ होने वाली है। जौहर यूनिवर्सिटी का ये पूरा मामला जी बिल्कुल, ये देखिए रामपुर में बनी जो जौहर यूनिवर्सिटी है उसको लेकर पूरी पूछताछ होनी थी। मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप से आजम खान से पहले से कुछ जेल में बंद थे, तो उसमें ईडी की टीम जेल पहुंची थी, उनसे पूछताछ की थी। और खास बात है कि उसमें जो उनकी पत्नी है तंजीम फातिमा और बेटे अब्दुल्ला आजम से भी पूछताछ होनी थी कि उनके खातों से जो लेन देन हुआ है उसको लेकर ईडी ने उनको नोटिस दिया था और कहा था कि 15 जुलाई से पहले वो ईडी के दफ्तर यानी कि लखनऊ मुख्यालय आकर अपनी बात को रखें। तो इसी को लेकर आज पूछताछ चल रही है और ये भी माना जा रहा है कि अभी करीब
4 घंटे से ज्यादा बीत चुके हैं। आजम खान अभी अंदर ही हैं। आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम अभी अंदर हैं, उनसे पूछताछ चल रही है और ये भी जल्दी ही होगा कि तंजीम फातिमा भी नजर आएंगे, उनसे को भी बुलाया गया, उनको भी नोटिस दिया गया था। तो जाहिर सी बात है कि वो भी जल्द से पहुंचेंगे और वो भी अपने बयान दर्ज कराएंगी। तो ये पूरा मनी लॉन्ड्रिंग का जो केस था, इसी को लेकर ही पूछताछ चल रही है और ईडी ने अभी आज 4 घंटे से ज्यादा अब्दुल्ला आजम से पूछताछ की है। फिलहाल इसकी और भी कड़ियां आगे जुड़ेंगी। ये भी बताया जा रहा है कि रामपुर भी एक टीम गई थी ईडी की, वहां से भी कई ऐसे दस्तावेज कलेक्ट किए थे जिसको लेकिन मैं रामपुर पर ही आपसे सवाल पूछने वाली थी। कल जिस दौरान एमपीएमएलए कोर्ट में पेश हुए थे आजम खान, उन्होंने साफ तौर पर कहा, जब पूछा उनसे पत्रकारों ने कि भाई कल आपको ईडी ने बुलाया है आपके बेटे को, तो उन्होंने कहा एबीसीडी जो भी बुलाएगा उसके पास वहीं में जाना पड़ेगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि 150 से ऊपर मुकदमे दर्ज है हमारे ऊपर और सारे मुकदमे क्या विपक्ष के लिए ही हैं। इस दौरान जिस दौरान अब्दुल्ला आजम वहां पर पेश हुए हैं तौकीर, क्या उनकी तरफ से किसी तरह का कोई रिएक्शन नजर आया है? कोई उन्होंने रिएक्शन दिया हो कि विपक्ष के ऊपर ही निशाना साधा जा रहा है या किसी तरह की और बात निकलकर सामने आई हो? अभी जो बेटे अब्दुल्ला आजम वो अभी अंदर ही हैं और करीब 4 घंटे से ज्यादा हम लोग की दफ्तर के बाहर मौजूद रहे हैं। अभी तक आजम खान बाहर नहीं आए हैं और यहाँ तक कि उनके वकील भी बाहर नहीं निकले हैं। जो वकील साहब का है वो भी बताया जा रहा है, लेकिन अभी तक अब्दुल्ला आजम बाहर नहीं आए हैं। उनके आने के बाद तस्वीर साफ होगी कि आखिर उनसे क्या पूछताछ की गई, किस तरह के सवाल किए गए और इसके देर जो 4 घंटे से ज्यादा वक्त उनका बीता, इसके दिन से क्या बातचीत की गई, ईडी के अफसरों ने उनसे क्या पूछताछ की और उनका क्या आरोप है। तो फिलहाल अभी तस्वीर साफ होगी। माना जा रहा है कि अब्दुल्ला आजम कुछ देर में ही, क्योंकि 6 बजे दफ्तर बंद होगा, उसके पहले ही अब्दुल्ला आजम बाहर आएंगे। उनसे देखा जाएगा कि अगली तारीख क्या दी गई है, उनको ईडी ने अगली बार कब बुलाया है, तो कई तरह के सवाल उनसे भी होंगे और उनका भी पक्ष जानने की कोशिश करेंगे। बहुत शुक्रिया तौकीर हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी ग्राउंड जीरो से साझा करने के लिए। तौकीर जुड़े जिन्होंने बताया किस तरीके से अब्दुल्ला आजम से फिलहाल पिछले 4 घंटों से पूछताछ बदस्तूर जारी है और आगे तंजीम फातिमा जो कि आजम खान की पत्नी है, उनसे भी पूछताछ इस पूरे मामले पर होगी। जौहर यूनिवर्सिटी से जुड़ा हुआ पूरा मामला है कि जो वहां पर खातों से लेन देन हुआ है वो मनी लॉन्ड्रिंग बताया जा रहा है कि उससे उसका कनेक्शन जुड़ता हुआ नजर आ रहा है। हमारी नस्लें हमें देकर गई। तो वहीं आगामी 2024 लोकसभा चुनाव सभी राजनीतिक पार्टियों के लिए बेहद खास है। सभी पार्टियों की कोशिश चुनाव जीतने से ज्यादा बीजेपी को हराने की रहने वाली है, क्योंकि अब तक के नतीजे कुछ ऐसे ही रहे हैं। बीजेपी ने अभी से मिशन 2024 की तैयारी शुरू कर दी है। अभी से नहीं कह सकते, बल्कि 2022 के चुनाव जिस दौरान खत्म हुए हैं उसी दौरान दिल्ली में पहली मीटिंग हुई। जेपी नड्डा ने बूथों पर काम करने की हिदायत दे दी थी और कमान फिर से संभाली है पीएम मोदी ने ही। यही वजह है कि पीएम 1 हफ्ते के अंदर 2 बार यूपी का दौरा करने वाले हैं। यह हम ऐसे ही नहीं कह रहे। आगे 7 तारीख यानी कि कल, इसी कड़ी में कल यानी कि 7 जुलाई को पीएम मोदी वाराणसी पहुंचने वाले हैं, जहां पर तैयारियां पुख्ता हैं। इस दौरान काशीवासियों को पीएम नरेंद्र मोदी 1800 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात देंगे। तो वहीं बात करें अगर 13 जुलाई यानी कि ठीक 7 दिनों के बाद प्रधानमंत्री जालौन में नजर आएंगे, जहां जालौन की जनता को बुंदेल एक्सप्रेसवे की सौगात मिलने वाली है, जिसकी तैयारियां भी जोरों शोरों से चल रही हैं। मुख्यमंत्री ने खुद वहां पर पहुंच करके जांच की थी, कई अधिकारी निरीक्षण कर चुके हैं प्रधानमंत्री के दौरे से पहले। ये खास रिपोर्ट देखिए और समझिए कि क्यों खास है पीएम का दौरा। भारतीय जनता पार्टी मिशन 2024 की तैयारियों में जुट गई है, जिसकी झलक हैदराबाद से लेकर हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश में दिखाई दे रही है। और शायद यही वजह है कि एक बार फिर अलग अलग राज्यों में पीएम मोदी के दौरों का सिलसिला शुरू हो गया है। एक बार फिर पीएम मोदी एक ही हफ्ते में 2 बार उत्तर प्रदेश आने वाले हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 7 जुलाई को वाराणसी जाना तय हो गया है। पीएम करीब 4 महीने बाद अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी पहुंच रहे हैं। वाराणसी के दौरे के बाद 13 जुलाई को प्रधानमंत्री जालौन जिले का भी दौरा करेंगे। पीएम मोदी का इस 1 महीने में 2 बार यूपी का दौरा करना आगामी लोकसभा चुनाव में जीत को सुनिश्चित करने का शंखनाद माना जा रहा है। बीजेपी ने पिछले 2 लोकसभा चुनाव में भारी मतों से जीत हासिल की थी, तो जाहिर है कि 2024 में होने जा रहे लोकसभा चुनाव में भी बीजेपी अपनी सत्ता को बरकरार रखना चाहेगी। जग जाहिर है कि बीजेपी की पिछले जीतों का श्रेय पीएम नरेंद्र मोदी की झोली में ही गया है और बीजेपी अच्छे से जानती है कि मिशन 2024 भी पीएम मोदी ही सफल बना सकते हैं। शायद इसी को लेकर पीएम मोदी का यह दौरा निश्चित हुआ है। इस दौरे के साथ ही बीजेपी उत्तर प्रदेश की जनता को अरबों की सौगात भी देने जा रही है।
पीएम मोदी के वाराणसी दौरे की बात करें तो 7 जुलाई को पीएम मोदी वाराणसी आएंगे। इस दौरान वे काशी की जनता को करीब 1800 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की सौगात देंगे। पीएम मोदी काशी आगमन के दौरान रुद्राक्ष में कुछ वक्त बिताएंगे और शिक्षाविदों के सम्मेलन में शिरकत करेंगे। इसके साथ ही काशी को नमो घाट का तोहफा भी देंगे। आपको बता दें कि साल 2019 में पीएम मोदी ने नमो घाट की नींव रखी थी। सभी घाटों में एकमात्र नमो घाट ही ऐसा है जो जल, सड़क और हवाई मार्ग से जुड़ा है। करीब 21,000 वर्ग मीटर में बने इस घाट की लागत 34 करोड़ बताई जा रही है। यहाँ पर पर्यटक सुबह की आरती, वाटर एडवेंचर, योगा और शाम की गंगा आरती का लुत्फ उठा सकेंगे। इस घाट से क्रूज के जरिए वाराणसी और आसपास के शहरों में भी लोग जा सकेंगे। पीएम एलटी कॉलेज में अक्षय पात्र की किचन का भी शुभारंभ करेंगे और सिगरा स्टेडियम में आयोजित जनसभा के दौरान हजारों करोड़ रुपए की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। वहीं पीएम मोदी वाराणसी दौरे के बाद 13 जुलाई को जालौन का भी दौरा करेंगे, जहां पर वे जालौन की जनता को बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे की सौगात भी देंगे। पीएम मोदी के दोनों ही दौरों की तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। लोकसभा चुनाव 2024 के लिए कमान पीएम मोदी के हाथों में ही है। बीजेपी दिल्ली से लखनऊ तक मंथन कर रही है। ऐसे में देखना ये होगा कि सियासी गलियारों की इस रस्साकसी में जीत किसके पाले में आएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। तो चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात उत्तराखंड की करते हैं और बड़ी और अहम जानकारी से आपको रूबरू कराएंगे। रिटायर्ड आईएएस रामविलास यादव फिर से जेल भेज दिए गए। कोर्ट ने रिटायर्ड आईएएस को 14 दिनों की न्यायिक अभिरक्षा में भेजा है। 23 जून से जेल में ही बंद है रामविलास यादव। अब 19 जुलाई को कोर्ट में पेशी होने वाली है। रामविलास यादव पर आय से सिर्फ ज्यादा नहीं बल्कि 500 गुना ज्यादा संपत्ति का आरोप है। और इसी के मद्देनजर रामविलास यादव की तमाम संपत्ति, जो कि उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली, तमाम जगहों पर मौजूद है, वहां पर छापेमार कार्रवाई भी की गई थी। आय से 500 गुना ज्यादा संपत्ति पाई गई है। तो बड़ी और अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। 23 जून से जेल में बंद हैं रामविलास यादव और अभी मुश्किल आसान होती नजर नहीं आ रही है। 19 जून को, माफ कीजिएगा, 19 जुलाई, आगामी 19 जुलाई को पेशी होगी कोर्ट में। अजीत काम्बोज हमारे साथ में मौजूद हैं फोन लाइन पर। अजीत, क्या कुछ अपडेट है ग्राउंड जीरो से? 14 दिनों की न्यायिक अभिरक्षा को बढ़ा दिया गया है और अब 19 जुलाई को पेशी होनी है। रामविलास यादव की बात की जाए तो पहले ऐसे आईएएस अधिकारी हैं जो ऑन ड्यूटी विजिलेंस के रडार पर आए और उसके बाद उनकी गिरफ्तारी भी हुई और पुलिस हिरासत में ही वो रिटायर भी हो गए हैं। अब लगातार विजिलेंस उनसे पूछताछ कर रही है, लेकिन एक बड़ा सवाल ये बन चुका है कि 14 दिन की रिमांड खत्म होने के बावजूद भी विजिलेंस के हाथों ऐसा कोई जवाब रामविलास यादव की तरफ से नहीं लग पाया है जिसको लेकर वो अपने आप को सुनिश्चित कर सके जो आय से अधिक संपत्ति का मामला है वो पुख्ता होता है। इसको देखते हुए आज जब रिमांड खत्म हुई तो दोबारा उनकी कोर्ट में पेशी हुई और वहां पर विजिलेंस ने एक बार फिर से कोर्ट में दलील रखी है कि अगर रामविलास यादव को जमानत दी जाती है या वो जेल से बाहर आते हैं तो निश्चित तौर पर वो अपने गवाहों को भटका सकते हैं और सीधे तौर पर जो सबूत है उनको मिटाने की भी कोशिश होगी। तो इन तमाम दलीलों के बाद विजिलेंस कोर्ट ने सीधे तौर पर रामविलास यादव को दोबारा से 14 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया है। अब जो अगली पेशी होगी वो 19 जुलाई को होगी और इस दौरान उत्तराखंड विजिलेंस को भी ये साबित करना होगा कि रामविलास यादव पे वाकई में आय से अधिक संपत्ति है। एक जो 527% से ज्यादा का उन पर मुकदमा दर्ज हुआ है आय से अधिक संपत्ति का, उसको प्रूव करना एक बड़ी चुनौती होगी। कल एक दिन के रिमांड के दौरान उत्तराखंड अजीत, मैं आपसे समझना चाहूंगी, रामविलास यादव ने बीच में अपना इस पूरे सीन में अपनी पत्नी को लेकर के वो आए थे। उन्होंने कहा कि ये जो तमाम लेन देन हुए हैं वो उनकी पत्नी के अकाउंट से हुए हैं। तो क्या इस पूरे मामले के संदर्भ में उनकी पत्नी से अभी तक पूछताछ नहीं हुई है? बिल्कुल पूजा, उत्तराखंड विजिलेंस की अगर बात की जाए तो विजिलेंस ने उनकी पत्नी, बच्चों को समन जरूर भेजा था, लेकिन अभी तक उनकी पेशी नहीं हो पाई है। और कल जो एक दिन की रिमांड विजिलेंस की तरफ से ली गई थी उसका भी असर यही था कि
रामविलास यादव, उनकी पत्नी और बच्चों को आमने सामने बिठाकर पूछताछ की जा सके। लेकिन रामविलास यादव पहले से ही पुलिस हिरासत में थे, तो इसलिए उनको तो विजिलेंस कोर्ट में, विजिलेंस के दफ्तर में लाया जा सका। लेकिन उनकी पत्नी और बच्चे कोई भी अभी तक विजिलेंस के सामने उपस्थित नहीं हो पाया है। ऐसे में पूछताछ जो है वो पूरी तरह से नहीं हो पा रही है। अब 14 दिन की दोबारा से हिरासत बढ़ी है रामविलास यादव की, तो ऐसे में विजिलेंस भी कोशिश करेगी कि रामविलास यादव की पत्नी और बच्चों से पूछताछ की जा सके। हालांकि समन जारी किए जा चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई भी अपना जवाब देने के लिए विजिलेंस दफ्तर में नहीं पहुंचा है। बहुत शुक्रिया अजीत, हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी साझा करने के लिए। तो आपको बता दें, रामविलास यादव पर शिकंजा गहराता जा रहा है और अभी तक फिलहाल उनकी पत्नी और बच्चों को समन जारी हुआ था पूछताछ के लिए, वो नहीं पहुंचे हैं। आपको बता दें, रामविलास यादव ने कुछ दिनों पहले जब उनके ऊपर तमाम आरोप लगने लगे तो उन्होंने सीन में अपनी पत्नी को वो लेकर के आए कि ये तमाम जो लेन देन है वो मेरी पत्नी के अकाउंट से हुए हैं, कुछ संपत्तियां मेरी पत्नी के नाम पर हैं, तो मैं उनके बारे में नहीं जानता हूं। अभी पत्नी से पूछताछ होनी बाकी है, उसके बाद ही सिद्ध हो पाएगा कि आखिरकार पूरा माजरा क्या है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। उत्तराखंड में युवाओं को आगे बढ़ाने के लिहाज से सरकार लगातार काम कर रही है। आज स्टार्टअप चैलेंज कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि युवाओं के माध्यम से स्टार्टअप के क्षेत्र में काम किया जा रहा है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी युवाओं को लगातार प्रोत्साहित करने का काम कर रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि मुद्रा ऋण हो या फिर कौशल विकास, इन सब के पीछे यही उद्देश्य है कि जो भी नौजवान आगे बढ़ना चाहता है और अपनी प्रतिभाओं को आगे बढ़ाना चाहता है, उसके लिए सरकार लगातार उनके साथ खड़ी है। इस दौरान उन्होंने कहा कि उत्तराखंड स्टार्टअप के क्षेत्र में एक पायदान आगे आया है और एक डीलर के तौर पर उत्तराखंड को स्थान मिला है। सीएम धामी ने आगे कहा कि हर साल 16 जनवरी को नेशनल स्टार्टअप डे के तौर पर इसे हम मनाने का ऐलान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से किया गया है। दुनिया का 40% ऑनलाइन ट्रांजैक्शन अकेले भारत में होता है, ये हमारे लिए गर्व की बात है। उद्योग समूह के सभी प्रतिनिधिगण, सभी हमारे ऐसे नौजवान, ऐसे युवा जो नई नई तकनीकी, नई नई चीजें लाकर अपने नए नए विचार और अपना एक नया नवाचार करने का काम जिनके माध्यम से लगातार हो रहा है, ऐसे मेरे सभी नौजवान युवा भाइयों एवं बहनों, उपस्थित यहाँ पर मेरे सभी पत्रकार मित्रों, छायाकार बंधु, प्रदेश सरकार के अलग अलग विभागों एवं मंत्रालयों द्वारा युवाओं को स्टार्टअप्स के साथ संपर्क स्थापित कर। तो इस वक्त की बड़ी और बेहद बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। मोदी मंत्रिमंडल से नकवी ने इस्तीफा दे दिया है। मुख्तार अब्बास नकवी ने इस्तीफा दिया है। नकवी ने बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात करते हुए इस्तीफा सौंप दिया है। बड़ी और अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, इस वक्त की बेहद बड़ी खबर है। नकवी ने बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात करी और अपना इस्तीफा सौंप दिया है। मोदी मंत्रिमंडल से नकवी का इस्तीफा। मुख्तार अब्बास नकवी इस बार चुनाव में भी नहीं खड़े हुए थे, तो बड़ी और अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। नकवी ने बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात करते हुए अपना इस्तीफा सौंप दिया है। इस वक्त की बेहद बड़ी और अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। दिल्ली से बड़ी खबर, मोदी मंत्रिमंडल में हलचल पैदा हुई है और वो हलचल कैसे है वो भी समझ लीजिए। मुख्तार अब्बास नकवी ने इस्तीफा सौंप दिया है। ये इस्तीफा औपचारिक तौर पर सौंपा गया है। जेपी नड्डा से मुलाकात हुई और मुलाकात के बाद इस्तीफा सौंप दिया है। तो बेहद बड़ी और अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। मोदी मंत्रिमंडल से एक ईंट कम होती हुई मुख्तार अब्बास नकवी ने इस्तीफा दिया है। तो चलिए वक्त यहां पर छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के उस पार खबरों का सफर लगातार जारी रहेगा। बने रहिए जनता टीवी के साथ, क्योंकि हमें आपकी ताकत। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिए। नमस्कार।